चाहता है कि दूसरों की किसी बात का इफेक्ट ना पड़े हमारे ऊपर, उसके लिए क्या करें? इन शॉर्ट, आप चाहते हो कि आप ढीठ बन जाओ। दो ही तरीके हैं, लेकिन सॉर्टेड रहो, अटको मत उसमें, क्योंकि वो तो कह के चला गया, आपके दिमाग में एक जगह उसने घेर ली। जो दिमाग आपकी क्रिएटिविटी या पॉजिटिव चीजों को करने में यूज होना था ना, वो उसकी बातों को रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है आपके दिमाग की। क्योंकि ऐसे नमूने रोज मिलते हैं, परिवार में, ऑफिस में, हर जगह मिल जाएंगे आपको, जो कुछ ना कुछ ऐसा कह के चलेंगे जिससे आपको बुरा लगे। तो आप बस यही प्रैक्टिस करनी है कि ठीक है भाई, तुम बॉलिंग करो और हम तुम्हारे कहे हुए को उड़ा देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ अपने स्कूल से वापस घर ई रिक्शा से, और घर जाने के बाद फटाफट से फ्रेश होंगी और बच्चों को पढ़ाने बैठूंगी। अपना थैला वैला सब जगह पे रख दूंगी, और चाय बनाते हैं शाम को मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने चाय बना के दे दी। और जो भी मुझे साथ में खाना होता है इस टाइम ही खाती हूँ। इनको 4 से 5 पढ़ाऊँगी, और उसके बाद मैं देखती हूँ यूजुअली 5 से 6, 6:30 तक यूट्यूब का काम। हाँ जी, मैं बच्चों को पढ़ा के उन्हें भेजा ट्यूशन, और उसके बाद सीधी जाके सो गई। पता नहीं, मतलब डाउन सा फील हो रहा है। एक्चुअली कुछ चल रही है हेल्थ प्रॉब्लम्स, देखते हैं क्या होता है उसका भी असर। और उसके बाद जो है, अभी ट्यूशन से आई ना, उससे पहले 5-10 मिनट पहले मेरी भतीजी का फोन आ गया। तो यूजुअल में हम लोग ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि डेली की बातें होती हैं, हफ्ते, महीने 2 महीने में एक आध बार कॉल आता है। शादीशुदा है तो लंबी बातें चलती हैं। अभी हमने बात की 1 घंटा 21 मिनट में भी। तो ये था कि जी उस टाइम पे ये ट्यूशन से आ गई, और जो भी मेरी प्लानिंग थी कि मैं उठ के तुरंत काम में लग जाती हूँ, वो मैंने एक किनारे रख दिया। क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं ना कि आप क्या करते हो, कैसे मेंटेन करते हो रिश्ते। तो देखो जी, रिश्तों का ऐसा है कि फालतू तो किसी की लाइफ में घुसो मत, कि क्या बनाया, क्या पहना, क्या खाया, रोज का पूछो। उससे बेटर ये है कि अगर किसी बंदे को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपकी सच में जरूरत है, उस टाइम आप अपनी सारी प्रायोरिटीज उसकी तरफ को मोड़ दो, और उस टाइम उस बंदे के लिए आप मौजूद रहो। वो सबसे बड़ी चीज होती है। और जो एक बंदा डेली आपसे बात करता हो, कुछ करता हो ना, लेकिन उसकी टक्कर की ही इम्पोर्टेंस आपकी बनी रहेगी अगर आप किसी को सच में, जब उसको जरूरत है आपकी, और आप उसके लिए वहां हो। तो ये की है सभी रिश्तों की। लेकिन नो डाउट, जल्दी जल्दी मिलना जुलना, एक दूसरे के घर जाना आना बहुत काम करता है रिश्तों में। हमारा ये ड्रॉबैक है कि हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम बिना किसी ओकेजन के नहीं जा पाते कहीं भी, किसी के भी घर। लेकिन जितना हो सके रिश्तों की डोर को बांधे रखो। अच्छे लगते हैं रिश्ते, बिना रिश्तों के लाइफ जो है ना, वो ऐसी सी है। और जिन लोगों को मेरी लाइफ लगता है ना कि हाँ अकेले रहना, ये वो, ये मेरी कभी भी ड्रीम लाइफ नहीं थी कि मैं किसी अकेले घर में रहूं, मेरे पति, मेरे बच्चे और बस मैं। मुझे अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग हों, खूब सारे बच्चे हों, खूब सारे बड़े हों, मजा आता है। और रही बात काम की, तो जब इतने सारे लोग होते हैं काम भी बढ़ जाते हैं, काम भी कम, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ ना, मैं यहाँ आके मैं ज्यादा बिजी हो गई। ज्वाइंट फैमिली में फिर भी हम मजे में थे, लेकिन ये है कि नहीं चल पाती कई बार। आप कितने भी कोशिश कर लो, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग, जो बड़ों को करनी होती है ज्यादातर। कई बार डिसीजन जो है वो ऐसे ले लिए जाते हैं परिवार में कि ना चाहते हुए भी आपका परिवार, हर बड़ा चाहता है कि मेरा परिवार बंधा रहे हर जगह से, कभी भी टूटे नहीं। लेकिन कई बार कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए जाते हैं जिनकी वजह से आपका परिवार बजाय जुड़ने के ना, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और फिर वो दरारें कभी नहीं बढ़ती, आप कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन यह है कि जो दरार पड़ गई, ठीक है, हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि उसमें और ना बढ़े, और ज्यादा खराब ना हो चीजें। ठीक है, साथ रहना नहीं रहना वो एक अलग चीज है, डेली मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज है। वो नहीं भी हो पाता तो इतना होना चाहिए कि यार सुख दुख में अगर हमारे बंदों को हमारी जरूरत है, या हमें हमारे बंदों की जरूरत है, तो वो लोग अवेलेबल हो जाए। इतना भी चल जाए ना, तो मतलब मैं तो मानूंगी कि हाँ मेरा सफल हो गया जीना। ये है।
तो जी अब ज्ञान हो गया। मतलब ये सब मेरा इस बार वीडियो में इसमें ये नहीं बोलने का मेरा कोई इरादा था, लेकिन जब अपने पीहर में से किसी से बात करती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ। पिछला सब कुछ याद आता है कि कितना सब कुछ कैसे कैसे था और कैसे कैसे अब कुछ भी नहीं है, बिखर गया सब, और सब चीज़ें दिमाग में वापस घूमने लगती हैं। तो अब इस टाइम पे अगर मेरे सबसे करीब कोई है जिसको मेरी सारी चीज़ें अपडेट सारी पता रहती हैं, वो आप लोग हो। मेरी फैमिली, जो मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी नंद, देवर, ये जो हमारे डेली के मिलने वाले हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी अभी इस टाइम पे जो कोई भी बात जो मेरी मिस नहीं करते, वो आप लोग हो। आप मेरी मतलब क्रिएटर्स कहते हैं ना, हाय माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप सच में मेरी फैमिली बन चुके हो। तो आप लोगों के साथ ये है कि शेयर हो जाती हैं सारी बातें। अब बज गए 7, हस्बैंड आ गए मेरे, आवाज़ आ रही है, और जी अब लगते हैं किचन के काम में। तो मेरे हस्बैंड लाए थे मूली, थोड़े से फ्रूट्स, ये सब। तो मैंने मूली के जो है वो पत्ते फटाफट से काट लिए हैं, और देर हो जाती खाने में अगर मैं अब हर चीज़ बारीकी से शूट करने बैठती। अंगूर आए हैं, सेब आए हैं, दूध की थैली आई है, और बज गए हैं 7:30। आधे घंटे में मैंने ये है कि पत्ते वगैरह साफ़ कर लिए। अब इनको धो दूँगी। अच्छा, मूली की भुजिया जो है यूजुअली मैं कुकर में एक सीटी लगा के, मतलब रात में रखती हूँ, सुबह कुकर में एक सीटी लगा के फिर उन्हें निचोड़ के तब बनाती हूँ। मैंने एक बार पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन मैंने कई बार देखा और लोगों को मतलब कि वो कुकर में या सीधे ऐसे ही बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज टाइम भी कम है और दोनों कुकर जो हैं वो दाल चावल में अटके हुए भी थे, तो कढ़ाई में सीधे बना के देखते हैं। तो पहले मैंने पत्ते धोए 3 बार, वही पत्ते बाद तो मैं 3 बार ही धोती हूँ, हर बार यही प्रोसेस है। और उसके बाद मूली धो के जो है वो काट ली, उसमें 2 मूली मैंने काटी थी। और अब मैंने चढ़ा लिए लोहे वाली कढ़ाई अपनी, और सरसों का तेल डाल लिया। अच्छा, हरी मिर्च ना ख़त्म हो रही थी, तो इसमें सूखी सी लाल मिर्चें वो डाली हैं, 1-2 हरी मिर्च हो रही हैं तो सूखी सी वो डाली है, और 4-5 डाली थी मैंने लहसुन की कली। ये सब चीज़ें मैंने डाली इसमें तेल में। जब ये गर्म हो गई, और उसके बाद ये जैसे आलू मेथी की सब्ज़ी बनती है ना, बस कुछ इस तरीके से ये, तो मैंने इनको डाला और थोड़ा सा ही मिक्स करते हुए ना ये एकदम पिचक गए पत्ते। थोड़ा सा चलाने में काफ़ी हद तक जो है ये पिचकने शुरू हो गए। तो मैंने अभी भरे हुए हैं तो धीरे धीरे इनको थोड़ा सा किया, देखो कम हो गए। अब इसमें मैंने डाल दिया सफ़ेद नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद ये है कि मैं यूजुअली बस इतनी चीज़ें डालती हूँ मूली की भुजिया में, और 1 चुटकी के करीब मैंने डाल दिया ज़रा सा इसमें जीरा पाउडर। अब ये तीनों चीज़ें मिला के ना देखो ये आधी से भी मतलब कम सी हो गई, धीरे धीरे चलाते चलाते उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो मैं भी आज इसे एक ट्राई दे रही हूँ कि देखते हैं कढ़ाई में कैसी बनती है। अगर पसंद आ गई तो एक तरीका ये हो जाएगा, नहीं तो हमें सबको जैसी पसंद है वो कुकर में बॉईल करके उसके बाद निचोड़ के बनाने की तो वो कर लेंगे। अब ये पकने में लेगी, इतने पानी का टाइम वाइम लगेगा जलने का। इतने मैंने आटा गूँथ लिया और दूध की थैली जो है वो पकने रखूँगी, क्योंकि रात में जो बच्चों को दूध देना है मैं दूध लूँगी, वो उतना है नहीं बासा दूध, तो ये दूध मुझे अभी पकाना पड़ेगा, सुबह नहीं पकाऊँगी। बीच बीच में इसको सब्जी को जो है वो खोल के चलाती जा रही हूँ। ये मैंने दूध की थैली पलट ली। कई बार पूछते हैं सब लोग कि मलाई को बहुत अच्छी आती है, तो दूध हमारे यहाँ नमस्ते इंडिया वाला आता है 2 लीटर वाला पैक। अब ये है कि हस्बैंड आ गए हैं और इनको अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, तो ये अपना सब्जी में कड़छियाँ घुमा रहे हैं, देख रहे हैं पानी जल रहा है नहीं जल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी हेल्प हो रही है, तो मैंने सोचा कि रोटी सेक लेती हूँ फटाफट। और ऑलमोस्ट सब्जी होने वाली है, इतने हमारी तीनों चारों की रोटी सीखेंगी, इतने सब्जी हो जाएगी। तो देखो इसमें पानी जो है ना वो गल चुका सारा, मतलब जल गया। और ये जो मूली के पीसेस थे ये भी अब सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इसको भूनना रह गया। तो मैंने कहा इनको बोल दिया जब खड़े हो तो लगातार चलाते रहो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि इतने बिजी होने के बाद भी आप अपने हस्बैंड को टाइम दे पाते हो, तो मैंने जवाब दिया था मस्त। तो ये है हमारा क्वालिटी टाइम। चलते फिरते हम लोग सारा दिन, सारा मतलब जब भी मिलता है ना मौका, खूब सारी बातें करते हैं, बहुत सारी। साथ में सोने से, एक दूसरे के खर्राटे सुनने से ही सब कुछ नहीं होता, टाइम एक्चुअल में बिताना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया जी हमारी मूली की भुजिया रेडी, और देखने में ठीक ठाक लग रही है, उसके जितनी ड्राई नहीं हुई लेकिन
ठीक लग रही थी खाने में, ऐसा नहीं था कि खाना नहीं खाया गया। तो मूली की भुजिया, थोड़ी सी दिन की दाल रखी है और रोटी, ये हो गया डिनर। और डिनर करने के बाद अब मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में। 8:45 बज रहे हैं। तो ये कढ़ाई, तवा, परात, ये सब कुछ जो है वो अब मैं ये जितने बर्तन पड़े हैं ना, इनको धोऊंगी फटाफट से और उसके बाद करूँगी किचन क्लीन। सुबह की प्रिपरेशन के लिए जो मुझे रखना है, एक तो मैंने स्प्राउट्स भिगोए हुए हैं, तो सुबह जो है वो रेडी हो जाएंगे। स्प्राउट्स बनाऊंगी कल सुबह। और बाकी का ये है कि सोच लिया टिफ़िन में क्या बनाना है और कोई मील प्रेप नहीं किया। तो यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया, बच्चों को दूध दे दिया है और अब मैं अपना काम निपटा के बैठूंगी आप लोगों से बात करने। हाँ जी, अब बजे हैं 10, 9:30, 9:35, 40 पे निपटी। बच्चों को दूध दिया, वो सो गए हैं और मैंने अपना दूध बना के रख लिया है। लेकिन मेरा इरादा था कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे बार बार, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, खाली क्वेश्चन आंसर वीडियो करूं, एक तरीका ये हो सकता है। बाकी मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो मेन मुझे लगे कि जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, उनको मैंने फिर फ़ोन में से डायरी में उतारा। तो जी, एक तो आया है कि जी मेरी वीडियो से हेल्प तो मिली काफ़ी, और बहुत सारे आते हैं एक्चुअली, बहुत अच्छा लगता है। तो रूटीन उनका काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गया है, सारी काम निपटा के अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, बढ़िया लगता है सुन के। तो उसमें एक आध आया था कि कई बार मतलब ये है कि काम करने की कोशिश करते हैं, हो भी जाता है, लेकिन मूड स्विंग बहुत होते हैं, उसकी वजह से फिर काम पेंडिंग छोड़ना पड़ता है। तो उसका क्या करें? तो मेन मुद्दा है मूड स्विंग। अब मूड स्विंग देखो, नॉर्मल सी बात है, हार्मोन से भी हो जाता है कई बार। मेरा खुद का हो रहा है अभी 2-3 दिन से। आप उतने बढ़िया तरीके से, उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाते जितना आप फुल्ली मूड में होते हो जब कर पाते हो। लेकिन मूड स्विंग में कोई दिक्कत नहीं है तब तक जब तक उस मूड स्विंग का असर आपके आसपास के लोगों पे ना पड़ने लगे। ये ना हो कि आपका मूड खराब है, आप बरस पड़े बच्चों पे, या आप बरस पड़े पति पे, या फिर सास ससुर हैं या कोई भी हैं जिनकी बातें आपको यूजुअली इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन क्योंकि आपका मूड खराब है तो आपको जरा जरा सी बातें बुरी लग रही हैं और घर में डाल दिया क्लेश। तो खराब है मूड स्विंग। लेकिन अगर आप ये चीज इतनी हद तक कंट्रोल कर लेते हो तो इट्स ओके यार, ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है मूड स्विंग, क्या बड़ी बात है। रही बात काम की कि मूड स्विंग की वजह से काम पेंडिंग हो जाते हैं, तो अपने मूड को ना थोड़ा सा हमें ये है बता देना चाहिए कि दिमाग को कहना चाहिए, बात अपने आप से भी कर लिया करो कभी कभी, मैं तो बहुत करती हूँ। तो उसमें यह है कि भाई मूड अभी नहीं है, अगर आप मूड को लेके बैठोगे तो कल को काम इतना जमा हो जाएगा कि और मूड खराब हो जाएगा। तो ठीक है, मूड नहीं है, 100% मत करो, 50 to 80% काम लेकिन कर लो। सर्वाइवल वाला होता है ना, कि मान लीजिए कपड़े धोने का पूरे का मन नहीं है, तो जो अर्जेंट है, मान लो बच्चों की यूनिफॉर्म है या कुछ ऐसा अर्जेंट कपड़ा है, वो धो दो। सफाई है, आपको नहीं डीप क्लीनिंग करनी है, आपका मूड स्विंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट झाड़ू फिरा दो, डस्टिंग कर दो, तो कम से कम ये है कि घर प्रेजेंटेबल रहेगा। नहीं तो सपोज करो आप बैठे हो, मेरा मतलब मैंने कैसे इस चीज को ओवरकम किया, आप बैठे हो अपना मूड स्विंग लेके, आप मूड खराब है सोच के चल छोड़ नहीं करते, ठीक है ना, आपका घर फैला पड़ा है, सडनली कोई मेहमान आ जाए, आपका ना जिस बात पे मूड खराब था आपको वो याद भी नहीं रहने की, और इतना गुस्सा आएगा अपने ऊपर कि मतलब कर लिया होता तो कम से कम ये एम्बेरसमेंट नहीं होती जो अब हो रही है, जिनको लगता है, और ज्यादातर लेडीज में होती है। देखो, ईमानदारी की बात है, हमारा घर वैसे फैला हुआ है, ठीक है, हम एक बार को छोड़ भी देंगे, लेकिन अगर किसी गेस्ट के सामने फैला मिल जाए ना तो मूड हो जाता है खराब। तो उसे कहते हैं असली मूड खराब होना। तो जिस भी बात पे आपका मूड स्विंग की वजह से जो है ना काम छोड़ना, जब आप ये वाली मेरी बात याद रखोगे तो नहीं होगा। मूड अपनी जगह ठीक है, बिना मूड के भी काम करते रहो, थोड़े थोड़े मत करो पूरे, थोड़े थोड़े करते रहो, होने तो मूड स्विंग उसका भी मन है कभी कभी, ये भी सही। तो इतनी बड़ी इशू नहीं है, और काम पेंडिंग छोड़ना या वो है, कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं यार, लाइफ है, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एक मेंटेनेंस होता है, ये घर का काम, हम घर के काम के लिए नहीं जी रहे हैं। तो ठीक है, कभी मूड नहीं है, इट्स ओके, पेंडिंग छोड़ दो। एक सर्वाइवल मोड अपने घर में हमेशा होना चाहिए कि जब हम वर्किंग पूरी तरीके से ना कर पाए अपने मोड में आके, तो एक सर्वाइवल मोड होना चाहिए, बस उसमें कर लो। 1-2 दिन बाद, जब भी मतलब थोड़े टाइम बाद आपका ठीक हो जाएगा, फिर अपना सही हो जाएगा। तो इसमें 2 ही बातें याद रखनी है मूड स्विंग में, एक तो सर्वाइवल काम मत छोड़ो, कितना भी मूड कर रहा हो नहीं कर रहा हो, सर्वाइवल जरूर कर लो कामों का। और दूसरी चीज है कि हमारे मूड स्विंग का असर किसी और पे ना पड़े। नहीं है मूड अच्छा तो शांति से अपना एक जगह जाके बैठ जाओ, सो जाओ, मत बरसो किसी पे।
तो मूड स्विंग का तो जी ये है इलाज जो मैंने बनाया हुआ है। अब चलते हैं अगला, जो मुझे तब से पढ़ा है, जब से मैं चाह रही थी इस पर बात करना, कि मेंटल हेल्थ इन जॉइंट फैमिली कैसे मेंटेन करें। कि कई बार ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में बहू की कोई वैल्यू ही नहीं है और बहुत दुखी और मतलब नहीं अच्छा फील होता। इस तरीके का क्वेश्चन एक आया था, तो जिन्होंने भेजा था मेरी पूरी सिंपैथी है उनके साथ। समझ गई होंगी वो जिन्होंने भेजा है, लेकिन ये ना सबके साथ होता है, मैं आपको बताऊं, यहाँ आप अकेले नहीं हो। बहू की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, वो सच में ही नहीं होती किसी की नजर में नहीं होती। वैल्यू हमें खुद बनानी होती है, और जो बहू अपनी वैल्यू बनाने में, अपने बताने में कि भाई मैं भी इंसान हूं, मुझे भी फील होता है, टाइम टाइम पे वो नहीं बताती, किसी को समझ में भी नहीं आती। पूरी पूरी लाइफ औरतें निकाल देती हैं परिवार की सेवा करने में, बच्चे पालने में, आदर्श बहू बनने में। लेकिन बताऊं, फिर भी कई बार ये होता है कि जब फैमिली के डिसीजन लिए जाते हैं ना, उससे पूछा नहीं जाता। उसकी मर्जी अगर फैमिली के अगेंस्ट जा रही है ना, तो कोई मतलब ही नहीं कि उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम हो जाए। उसको जब तक वो हाँ में हाँ मिला रही है ठीक है, अगर उसने ना कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी घर हैं, ऐसी भी असंख्य औरतें हैं। तो ये आपकी गलत फहमी नहीं है कि बहू की कोई वैल्यू नहीं है। ज्यादातर बहू की कोई वैल्यू होती ही नहीं जब तक वो अपनी वैल्यू खुद क्रिएट नहीं करती। अब खुद क्रिएट करने वाली बात यह है, कैसे करना है। लड़ाई नहीं करनी है घर में। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसा नहीं है मेरे ब्लॉग देख के कोई घर में कलेश डाल दे अपने। भाई कलेश नहीं डालना, मजा फैमिली के साथ ही आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। लेकिन जब आप, ये बात खाली घर की नहीं है, वर्क प्लेस की भी है, हर जगह की है, फ्रेंड सर्कल की भी। आपकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी आप खुद अपनी नजरों में समझते हैं और दूसरों को वो समझा पाते हैं कि मैं क्या चीज हूं, या मुझे रिस्पेक्ट दोगे आप तभी मैं आपके साथ मतलब आगे कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं डील नहीं कर सकती अगर कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। तो ये चीजें आपको पोलाइटली बतानी होती हैं कई बार कि नो या यस जो भी है मेरा वो मैटर करता है। और दूसरी चीज कि मैं अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल रही हूं, मेरे हटने से क्या फर्क पड़ जाएगा। ये चीजें आपको टाइम टू टाइम बातों के जरिए डिस्कस करनी चाहिए घर में। और दूसरी चीज ये है, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, अगर वो रिश्ता ऐसा है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। लेकिन कई बार जिनके साथ आप साथ रह रहे हो, घर में रह रहे हो, सब कुछ है, वो लोग ऐसा करते हैं, तो उसमें आप क्या ही करोगे। आप एक अपने आसपास एक शील्ड सी मेंटेन कर लो कि हाँ उसके अंदर आप किसी को अपना अपमान नहीं करने दोगे, और अपनी वैल्यू आप जितनी खुद समझ सकते हो वो ही आपकी असली वैल्यू है। कोई आपको क्या समझ रहा है वो आप नहीं हो। तो अगर आपको पता है आप अच्छे हो किसी चीज में और कोई नहीं कह रहा आप अच्छे हो उस चीज में, तो इसका मतलब है थोड़ी आप अच्छे नहीं रहोगे। तो वैल्यू किसी और से करवाने की जरूरत नहीं है अनटिल वो आपकी अपमान पे ना बात आ जाए। तो किसी को ना अपनी बेइज्जती करने दो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई आपका सम्मान करे, ये आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अपनी वैल्यू अपनी नजर में बना के रखो, फैमिली में बना के रखो, टाइम टाइम पे बताते रहो थ्रू योर मतलब बातचीत करके कि भाई मैं भी कुछ हूं इस घर में। तो दुखी होने वाली मतलब कहना कोई बात नहीं है, और आप अकेले नहीं हो। ये सबसे बड़ी तसल्ली रखो कि हर दूसरे घर में हर दूसरी बहू का यही है कि जी ज्वाइंट फैमिली है, हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं। तो हो सकता है दूसरी पार्टी जो है ना वो भी यही समझ रहे हो कि हमारी बहू हमें कुछ नहीं समझती। बात दोनों तरफ से होती है। लेकिन ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से बनता है ससुराल में बहू और बाकी लोगों के बीच में। और दूसरी चीज वही है जो सिबलिंग मतलब आपके पति और आपके सास ससुर का खून का रिश्ता है, उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद है वो। तो जो बॉन्ड उन लोगों के बीच में हो जाएगा ना, वो एक 25-26 साल की लड़की शादी करके आ रही है, उनके बीच में वो कभी नहीं बन पाता। चाहे हम शो कितना भी कर लें कि बन गया बन गया बन गया, या बहुत केयर करते हैं या हम बहुत केयर करते हैं, एक अलग रिलेशन बन जाएगा अच्छा सा अगर सब कुछ बढ़िया जा रहा है। लेकिन वो चीज नहीं बनेगी जो अपनी औलाद और मतलब क्या ना संतान के साथ जो बन जाता है, वो दूसरे बच्चे के साथ किसी के और स्पेशली बहू के साथ नहीं बन पाता। तो आप शिकायत मत रखो अपने मन में, दुखी मत हो, खुश रहो। ज्वाइंट फैमिली भी बढ़िया हो सकती है, बहुत अच्छी होती हैं।
बस काम और पैसे, इन दो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही से होता रहे ना, तो ज्वाइंट फैमिली से बढ़िया कोई और ऑप्शन नहीं है। तो खुश रहो यार, और अपनी वैल्यू अपनी नजर में रखो। जो करना चाहते हो घर के काम के अलावा, वो पैशन अपना जरूर पूरा करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि खाली घर के काम के लायक ही नहीं है, हमारी बहू को और भी कुछ आता है। अपने आप वैल्यू करने लगेंगे और समझेंगे कि आप बहुत कुछ हो। तो जो आप हो, अपने टैलेंट को निखारो, अपना टैलेंट यूटिलाइज करो, तब उन्हें समझ में आएगा, अगर आपको वैल्यू करानी है कि हाँ भाई हमारी बहू कुछ है। ठीक है। इससे आगे आया कि भाई काम हम सारा कर लेते हैं, लेकिन हमें गुस्सा बहुत आता है, इसको मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। इसका मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था पहले। तो मैंने कई वीडियोज आप देखोगे ना यूट्यूब पे, हाउ टू कंट्रोल एंगर, बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन किसी चीज ने इतना काम नहीं किया। मेन जो जीने की कला, वो जो किताब है मेरी, मैं पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उसमें एक चैप्टर है क्रोध। उसमें जो टैग लाइन है मेन वही है कि गुस्सा हमेशा उसी को आता है जिसमें सामर्थ्य खत्म हो चुकी होती है, और क्रोध करने वाला व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के असल में ये घोषणा कर रहा होता है कि यहाँ मेरी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई है, मैं हार चुका हूं, अब मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, सो दैट मैं चिल्ला रहा हूं। और दूसरी चीज उसमें भी था, सेम चीज संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो में आई कि दो पति पत्नी लड़ रहे हैं, प्रचंड गुस्सा आया हुआ, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, और पति को जो ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उनने पत्नी पे भी उतारा, बच्चों को भी डांट दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन तभी बेल बजी, उनके पड़ोसी आ गए, और दोनों जो हैं वो एकदम प्रिटेंड कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। और उसके बाद अगर आप दरवाजा बंद करने के बाद, उनके जाने के बाद दोबारा बोले कि हमें फिर गुस्सा आ रहा है, हम फिर लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? तो उसमें दोनों बातों में जो संदीप माहेश्वरी ने कहा और उसने भी कहा, दोनों ही चीजें हैं कि गुस्सा डांस की तरह होता है। आपका मन कर सकता है गुस्सा करने का, लेकिन आप करें या ना करें ये आपकी चॉइस है। अगर आपको गुस्सा आता है, देखो ऑफिस में आपके बॉस पे आपको गुस्सा आ गया, आप उसे गालियां दे दोगे या फिर आप उन्हें उल्टा सीधा कह दोगे? एक मतलब एक दायरे में रहोगे ना, अपना गुस्सा ढंग से दिखा तक नहीं पाओगे, एक्शंस के थ्रू भी मैं तो कहूं। लेकिन वही गुस्सा आपको घर आके बच्चों पे आ गया, या अगर आप आदमी आपको पत्नी पे आ गया, तो आप बरस पड़ोगे। ठीक है ना, राह चलते किसी पे आ गया, आप गालियां भी दे दोगे। लेकिन वही गुस्सा अगर आपके बॉस पे आया तो आप नहीं दोगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि गुस्सा आना एक चीज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना या नहीं करना ये हर आदमी सोच समझ के करता है, उसके कंट्रोल में होता है कि वो रिएक्ट करे ना करे। गुस्सा आ गया, दिमाग गर्म हो गया, ठीक है, अभी भी होता है, मेरा भी कई बार हो जाता है कि मेरा दिमाग प्रॉपर ऐसा छुओ ना गर्म महसूस देगा, लेकिन उस गुस्से में हम रिएक्शन कैसा देते हैं वो चीज मैटर करती है। बस गुस्सा आना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए अगर हम सच में धीर गंभीर हैं। जैसे आप श्री राम को याद करो, उनमें सच में सामर्थ्य थी, तो उन्हें कोई कितना कुछ उन्हें बोला जाता था, लेकिन वो सिर्फ एक स्माइल के साथ उसे कर देते थे खत्म। वो कभी रिएक्ट नहीं करते थे उसके अकॉर्डिंग कि इतना छोटा आदमी मुझे ऐसे कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करो और देख लो कि हाँ भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उस टाइम आप थोड़े से और सचेत हो जाओ कि ये गुस्सा किसी और पे ना उतर जाए, या किसी और पे उतर भी रहा है तो कुछ ऐसा ना मैं कर दूं कि जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। तो गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, आने दो उसे, गुस्से को रोको मत, लेकिन अपने से बाहर मत निकलने दो। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और जब धीरे धीरे आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे ना, तो वो गुस्सा भी धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरा हो गया, ट्राइड एंड टेस्टेड है, वरना मुझे हर दूसरी बात पे इतना गुस्सा आता था, अब बहुत कम हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि जो वास्तव में कैपेबल होता है, अपने आप को यही बोलो, वो गुस्सा नहीं करते, वो चीजों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और इस बहाने से उन्हें गुस्सा जो है वो कम आता है। अगला आता है कि दूसरों की किसी बात का इफेक्ट ना पड़े हमारे ऊपर, उसके लिए क्या करें। इन शॉर्ट आप चाहते हो कि आप ढीठ बन जाओ। कोई कुछ कहता रहे, हमें फर्क ही ना पड़े। तो भाई ये अपने हाथ की बात नहीं होती ढीठ बनना, लेकिन हाँ सेल्फ प्रोटेक्शन कहना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने मेंटल पीस की आत्मरक्षा के लिए हम इतना कर सकते हैं कि अपने चारों तरफ एक इनविजिबल सी शील्ड बना ले, ताकि किसी की कोई चुभती हुई बात आए तो या तो हमारे ऊपर असर ही ना करे, या फिर असर करे तो कुछ घंटों के लिए,
क्योंकि मैं खुद उनमें से ही हूँ कि मुझे कोई भी कुछ कह के जरा सा चला गया तो मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, और कुछ घंटों के लिए क्या, कई कई दिन के लिए, हाय मुझे क्या कह दिया, हाय मुझे कैसे कह दिया, हाय मुझे क्यों कह दिया। लेकिन अब समझ में आ गया कि उसका मन करा कह दिया। उसको जो रिएक्शन चाहिए आप क्यों दे रहे हो उसको। आपकी स्मूथ लाइफ चल रही है, कोई भी आके उसमें डला बखेर के चला जाएगा, आपकी लहरें बिगाड़ के चला जाएगा, आपकी स्मूथ जो धारा बह रही है जीवन की, क्यों उसको वो रिएक्शन दे रहे हो। कोई आपको कुछ कह के जा रहा है, ठीक है, दो तरीके हैं देखो, या तो उसको वहीं का वहीं फिट कर दो जो आपको कह के गया, ऐसा फिट कर दो कि आगे दोबारा जवाब ही ना देना पड़े, उसको बोलने की हिम्मत ना हो आपको। या फिर दूसरी चीज ये है कि लेट इट बी। जो आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और ऐसा कुछ बोल रहा है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो सोचो वो अंदर से खुद कितना भरा बैठा होगा। क्योंकि हम मतलब मैं अपना बताऊं कि मैं किसी को चाह के भी ना इतना बुरा बोलने की सोचूं भी ना कि मैं इसे ऐसा कह दूंगी, ऐसा कह दूंगी, नहीं कह सकता। एक नॉर्मल आदमी, एक पॉजिटिव इंसान जो होगा, जो ठीक ठाक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता होगा, वो दूसरे को भी इतना बुरा नहीं कहेगा। तो अगर कोई आपको इतने पेच लगाने वाली बात बोल रहा है तो उससे गुस्सा मत करो, उससे सिंपैथी रखो कि वो बंदा अंदर से कितना जला भुना बैठा होगा तो उसके मुंह से इतना निकल रहा है, समझ रहे हो। तो उससे सिंपैथी रखो, चिड़ो मत उससे। और रही बात उसकी कि उस पर इफेक्ट ना पड़े, उसकी कोई बात बुरी लगी भी हो ना तो उतनी बुरी लगती है जितना वो आपकी लाइफ में शामिल होता है। तो अपने चारों तरफ एक शील्ड ऐसी मेंटेन कर लो कि हाँ जी ये मेरे खास रिश्ते हैं, 2 3 4, कि इनका जो ये मेरे बारे में कह रहे हैं उससे मुझे फर्क पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मैं खुद को चेंज भी कर सकती हूँ। हर दूसरे तीसरे चौथे आदमी के अकॉर्डिंग आप खुद को चेंज नहीं करोगे। तो वो कह रहे हैं ठीक है, कहने दो, उनका काम है कहने का, उन्हें जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, आपको जो सही लग रहा है आप वो कर रहे हो। तो आप हर एक का व्यू नहीं चेंज कर सकते ना, कि सबके मुंह पे आप टेप लगा सकते। आप अपना माइंड इतना स्ट्रांग कर सकते हो कि ठीक है किसी ने कुछ कह दिया, उसको दोनों पहलुओं से देख लो। कई बार हमें बुरी लग जाती है लेकिन सामने वाला बंदा कई बार सही बात भी कह रहा होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से एक बार उस चीज को सोच लो कि उसने बोला तो उसने क्या सोच के बोला होगा, हो सकता है उसमें आपके कोई फायदे की बात छिपी हो। लेकिन अगर ऐसा बंदा है जो टॉक्सिक है, सिर्फ आपको पेंच ही लगाने का उसका काम है, तो जब आपको पता है तो फिर मतलब लिटरली कह दो कि भौंक रहा है, भौंकने दो, फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो आप ये चीज ना लेकिन एकदम नहीं आती, आपको लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और दोनों चीजों के लिए करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी तारीफ सुन के एकदम से खुश हो जाते हैं ना, तो फिर अपनी बुराई सुन के एकदम से भड़क भी जाएंगे। तो दोनों चीजों को ग्रेसफुली लेना मतलब हमें सीखना पड़ता है। और ये चीज मैंने तो इस चैनल पे आके सीखी है। शुरुआत में मतलब मेरे को नहीं आ रहा था समझ में, ना तारीफें और ना ही हेट कमेंट्स, कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, सब कुछ एकदम से इतना ज्यादा हो रहा था। लेकिन अभी समझ में आ गया, ठीक है तारीफ सुन के एकदम उड़ना नहीं चाहिए और बुराई सुन के एकदम से बावले नहीं हो जाना चाहिए गुस्से के मारे कि हम अपने रोज के काम भी ना कर पाए। नॉर्मल रहो, ठीक है। जो तारीफ कर रहा है हो सकता है उसको आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और जो बुराई कर रहा हो सकता है आप उसको बहुत बुरे लग रहे हो। जिस लिबर्टी है, कह दिया जिसने जो कहना था। तो यही चीज परिवार में भी है कि कई लोग हैं उन्हें पता है काम कर रही है, सब कुछ है, सही कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन तारीफ कभी मुंह से नहीं निकलेगी, कोई कमी रह गई तुरंत कह देंगे ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। ठीक है नहीं करा, अपना बेस्ट देते रहो, लॉन्ग टर्म में यही काम आएगा। रिएक्शन देने से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। केवल अच्छी बातों पर रिएक्शन दो, अच्छा, बुरी बातों को लेट इट बी। और अगर किसी ने इतनी बुरी बात कह दी है कि आप उसको लेट इट बी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भाई साहब बैंड बजा दो उसकी, ढंग से ऐसे जवाब दो कि बंदा पलट के दोबारा हिम्मत ना करे आपको कोई पेंच लगाने की। दो ही तरीके हैं, लेकिन सॉर्टेड रहो, अटको मत उसमें, क्योंकि वो तो कह के चला गया, आपके दिमाग में एक जगह उसने घेर ली। जो दिमाग आपकी क्रिएटिविटी या पॉजिटिव चीजों को करने में यूज होना था ना, वो उसकी बातों को रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है आपके दिमाग में। हाय मुझे यूं कह दिया, हाय मुझे यूं कह दिया। आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके हस्बैंड डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है, आपके काम अटके पड़े हैं। वो बंदा वहां कह के बैठा भी है, उसे याद भी नहीं होगा कि मैं क्या कहना तिल्ली लगा के आया हूं और वहां पे बम पटाके फूट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोई बेअकल आदमी अगर आपको कुछ कह के जा रहा है ना, तो आप उसके साथ बेअकल मत बनो, छोड़ दो। धीरे धीरे ये चीज प्रैक्टिस में आती है, धीरे धीरे रोज करो, आ जाएगी। क्योंकि ऐसे नमूने रोज मिलते हैं, परिवार में, ऑफिस में, हर जगह मिल जाएंगे आपको।
जो कुछ ना कुछ ऐसा कह के चलेंगे जिससे आपको बुरा लगे। तो आप बस यही प्रैक्टिस करनी है कि ठीक है भाई, तुम बॉलिंग करो और हम तुम्हारे कहे हुए को उड़ा देंगे। तो धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस में, फिर ये गेम ही लगेगा एक। मतलब मैं पहुंच गई उस स्टेज पे, मैं आपको बताऊं, फिर ये गेम लगता है कि हाँ किसी ने हमें कुछ कहा और हम उसे कैसे हैंडल करके कौन सी दिशा में उसका शॉट उड़ाते हैं। तो ऐसे करके ना ह्यूमन नेचर भी ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, जितना एक्सप्लोर करो उतनी नई नई चीजें निकल के आती हैं। तो ये है जी, मेन हम औरतों को ही ज्यादा परेशानियां होती हैं। चलो जी, फिलहाल अभी एक साइटिका का और आया हुआ, वो किसी और ब्लॉग में बात करेंगे क्या क्या किया था। एक्चुअली उसकी 3-4 चीजें हैं, तो वो मैं अलग ब्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ। जल्दी कोशिश करूंगी शेयर कर दूं कि मैंने साइटिका से कैसे ओवरकम किया है। और ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। और प्लीज यार, अगर देख के थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो। मतलब इतना सब्सक्राइबर मेरा जो काउंट है वो अटका हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मतलब लोग देख के चले जा रहे हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है बस वही देख रहे हैं और कोई देख नहीं रहा। मेरे को समझ नहीं आ रहा। व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर काउंट बिल्कुल अटका हुआ है। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छा लगता है आपको। हेल्प ही मिलेगी, यहाँ पे मजा आएगा हमारी फैमिली के साथ। कमेंट पढ़ के, मुझे सुन के, मुझे देख के बढ़िया रहेगा एक्सपीरियंस। तो व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो सब्सक्राइब करके जाना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।